गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक जो है वो विद्युत फ्लक्स है। आप लोग इसके पहले तक विद्युत बल रेखाएं पढ़े हैं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। आज का जो टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स की माप, विद्युत फ्लक्स का अधिकतम न्यूनतम मान और विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, है ना। तो ये सब आज जानना है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हमने इसके पहले विद्युत बल रेखाएं बताया है। विद्युत बल रेखाएं जो समझ लिए हैं उनको भी आसानी रहेगी, जो नहीं समझे हैं उनको भी आसानी रहेगी। पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है और उस सरफेस से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बिल्कुल हमने इसके जस्ट पीछे लेक्चर में पढ़ाया है। अब उतना हम अब टाइम दे के नहीं बोल सकते, नहीं 1 घंटे उसमें भी लग जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप पीछे का लेक्चर जरूर देखें समझने के लिए। आज हम विद्युत फ्लक्स ही केवल बताएंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मान लो कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है और उस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं लंबवत, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, उस विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अभिलंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई सरफेस है, ये रहा, ऐसे जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरने वाली, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अभिलंबवत कोई विद्युत बल रेखा यदि ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही, तो इनको नहीं कहना है ना। कैसे गुजरने वाली संख्या लेना है, लंबवत। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, जैसे ये सभी लंबवत गुजर रही है, इनको देखा जाए तो ये लंबवत नहीं है, समझ रहे ना। विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ हो और उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन गई, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं फाई लिखा रहता है, केवल फाई, और कहीं कहीं फाई बना के ही छोटा सा लिखा रहता है, आई भी, ठीक है ना। ये इस विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर बात को समझो, हमने कहा गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और गुजरने का अर्थ है कि पृष्ठ से निकल रही हूं अथवा पृष्ठ की ओर आ रही हूं। गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मतलब है या तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की तरफ आ रही हों या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, ठीक है। तो यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलती हैं तो उसका विद्युत फ्लक्स धनात्मक लिया जाता है, और यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ की ओर लंबवत आती हैं तो उसका विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई पृष्ठ ऐसा हो कि उस पृष्ठ की किसी एक साइड से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकल रही हों और उतनी विद्युत बल रेखाएं दूसरी साइड से आ रही हों। क्या बताया हमने, कोई ऐसा पृष्ठ हो कि उस पृष्ठ की एक साइड से विद्युत बल रेखाएं जितनी बाहर निकल रही हैं उतने दूसरे साइड से विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की तरफ आ रही हैं, तो ऐसे पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स को शून्य कहते हैं। शून्य विद्युत फ्लक्स कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत फ्लक्स 3 प्रकार का हो सकता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स
और शून्य विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स का मतलब किसी पृष्ठ से लंबवत बाहर निकले विद्युत बल रेखाएं, और ये उनमें होगा जिस पृष्ठ में धन आवेश होगा। अब ऋणात्मक का मतलब होगा जिसमें विद्युत बल रेखाएं लंबवत आएंगी, और ये उनमें होगा जिन पृष्ठ के अंदर आवेश माइनस होगा। और शून्य विद्युत फ्लक्स, एक साइड से मेरी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकले, दूसरी साइड से तने आए, ये तब हो सकता है जब एक साइड का धन आवेश दूसरी साइड में उतने ऋण आवेश होता। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा बता रहे, लिखवाए दे रहे हैं, सब चित्र से सब समझा देंगे। ठीक है ना? देखना परिभाषा इसकी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिख रहा है हाँ। गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं, इधर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते, फाई से हमने कहा फाई या फाई ही छोटा सा लिखा रहता। ठीक है ना? यह धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है ना? देखिए हम लिखे दे रहे हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलती है तो फाई धनात्मक, फाई मीन्स विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की ओर लंबवत आती तो फाई ऋणात्मक होता है या लिया जाता है, जो भी है। ठीक है। यदि पृष्ठ के एक सिरे से जितनी बल रेखाएं लंबवत बाहर निकलती हैं उतनी ही दूसरे सिरे से प्रवेश करती है तो फाई शून्य होता है। बात समझ में आ गई?
ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ लंबवत बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक। ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की ओर लंबवत आती हैं तो फाई ऋणात्मक। और यदि पृष्ठ के एक सिरे से जितनी बल रेखाएं लंबवत बाहर निकलती हैं उतनी ही दूसरे सिरे से प्रवेश करती हैं, दूसरे सिरे से प्रवेश करती हैं तो फाई शून्य होता है। ठीक है ना, ये हमने कहा। देखिए क्या कहा, जैसे मान लो यहाँ पर आवेश है प्लस Q, ये पृष्ठ है S1, पृष्ठ है S1, आवेश है, ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है कि नहीं, ये सभी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो इसका जो फाई1 होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक आगे किया हमने, ये है पृष्ठ S1, इसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो इसका फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक। एक और पृष्ठ बनाते हैं, ये पृष्ठ है जिसमें लिख दे रहे हैं इसका नाम S2, इसमें विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, क्या हो रही हैं, आ रही हैं, लंबवत आ रही हैं तो इसका जो फाई2 लिखे लेते हैं कि ये निगेटिव होगा, ऋणात्मक। ये वाला ये है, ये वाला ये है। और देखिए यहाँ प्लस Q है, यहाँ पर माइनस। यहाँ देखो ये पृष्ठ S3 है तो इसका फाई3 = 0। क्यों, जितने बाहर निकल रहे हैं उतने अंदर आ रही है तो ये तीनों बातें क्लियर। बाहर निकल रही धनात्मक, अंदर आ रही ऋणात्मक, जितने बाहर निकल रहे उतने अंदर आ रहे तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, 0। ठीक है ना। ये आप विद्युत फ्लक्स की माप कैसे करते हैं, देखिए तब तक होगा कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या गिनेंगे कैसे कितनी है तो माप के लिए आपको बता दें गिनना नहीं पड़ेगा, उसका हम एक सूत्र बताते हैं। विद्युत फ्लक्स की माप के लिए क्या है, एक सूत्र। विद्युत फ्लक्स की माप के लिए क्या है, एक सूत्र है। देखिए विद्युत फ्लक्स की माप, यदि विद्युत क्षेत्र E में स्थित बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, विद्युत क्षेत्र E में स्थित बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल S है तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ES। ये अब यदि पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है, यदि पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर लिखा जाता है ES cos थीटा। बात को समझो, ये जो कोण है वो कहाँ का है, कोण कहाँ का है, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच, न कि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र। जो कोण है किसके बीच का है, अभिलंब और
विद्युत क्षेत्र के बीच का है, ना कि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कहेंगे तो अलग कहलाएगा। हम जो कोण की बात कर रहे हैं वो किसके बीच का कोण है? अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। बात को समझो, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे कह देते हैं सर की बातें पढ़ा दिए हैं, क्या उल्टा उल्टा लगता है बता रहे हैं। हम देखिए क्या कह रहे हैं, बात को समझना। ये रहा पृष्ठ यानी S, और ये रहा विद्युत क्षेत्र यानी E। ये है पृष्ठ, ये है विद्युत क्षेत्र। लेकिन जो हमको कोण लेना है थीटा, वो किसके बीच लेना है? अभिलंब और विद्युत क्षेत्र। तो देखो, ये रहा पृष्ठ और ये रहा विद्युत क्षेत्र, एक दूसरे से कैसे हैं? ये समांतर है। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से कैसे हैं? समांतर है। और हमको जो कोण लेना है किसके किसके बीच लेना है? अभिलंब। तो इसमें एक अभिलंब बनाते हैं। ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, और इस अभिलंब को यहाँ ऐसे और मिला देते हैं तो ये कोण कितना बन रहा है? 90। अब देखो, यही पर आज हम कह रहे हैं कि बच्चे कहेंगे सर पता नहीं क्या बताते। ये है पृष्ठ, ये है विद्युत क्षेत्र, ये दोनों हैं एक दूसरे के समांतर। पर जब हम पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना बनता है? 90 अंश। अब बच्चे कह देते हैं हमने तो सर मैथ में पढ़ा था कि समांतर पर 0 कोण बनता है। अरे ये पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र न समांतर है, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर है। पर जो हमको कोण लेना है वो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का नहीं लेना है, पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का लेना है। तो जब उस पृष्ठ पर अभिलंब खींचते हैं तो विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनता है? 90 बनता है। अब बच्चों को लगता है कि सर जब समांतर है तो 0 होना चाहिए। अरे पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, पर जो हमको कोण लेना है वो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का नहीं लेना है, बल्कि कहाँ का लेना है? अभिलंब और विद्युत क्षेत्र। ये तो ध्यान रखना, जब यश और ई समांतर होंगे तो यहाँ अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण ये इधर दिख जाएगा। यहाँ अमान ये हम एक पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र, ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, पर इसमें अभिलंब खींचते हैं। ये क्या खींचा हमने? अभिलंब। अब बताना, तो ये अभिलंब और इसके बीच कितना कोण बनेगा? बनेगा ही नहीं। ठीक है, देखो इसमें अभिलंब और ई के बीच कोण 90 बना है, इसमें अभिलंब और ई के बीच कोण 0 बना है, जबकि इसमें पृष्ठ और ई समांतर है, इसमें पृष्ठ और ई लंबवत है। तो सब पृष्ठ और ई लंबवत है तो थीटा 0। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो कहाँ कहाँ के बीच का है? अभिलंब और विद्युत। ठीक है ना? तो ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। हम विशेष परिस्थिति लगाने वाले हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है ना? तो लिखते हैं यदि थीटा बराबर 90 अंश अर्थात पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर है, ये चित्र को देखो और इस बात को समझो, तब ये सही है। यदि आप इस बात को नहीं समझते, चित्र को नहीं समझते, तो कहेंगे यहाँ जरूर कुछ न कुछ फाल्ट है। थीटा बराबर 90 तो समांतर नहीं होगा, या तो यहाँ लंबवत होना चाहिए या 0 होना चाहिए। आप लोगों को लगेगा ऐसा, जबकि हकीकत इसको और इसको आप समझो, इस बात को समझो और चित्र को। अर्थात विद्युत क्षेत्र समांतर है तो I बराबर समीकरण नंबर 1।
फाई बराबर ई एस cos 90 मिनिमम न्यूनतम क्या हुआ, क्या कंफर्म हुआ? यदि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। सब कुछ भूल जाए, आपको ये पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा? जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होंगे। इसका चित्र ये रहा पहले नंबर का, ठीक है। यहां लिखे तो दिख जाएगा। स्थिति सेकंड, यदि पृष्ठ यानी ये थीटा बराबर 0 अंश अर्थात पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत है तो समीकरण 1 से I बराबर ई एस cos 0 ई एस गुणे ई एस, ये मैक्स हुआ। क्या हुआ? मैक्स। ठीक है। ये चित्र नंबर दूसरा, यानी पहले का ये है, दूसरे का ये। अब बताओ फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये पता चला कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। ये देखा गया। और यदि इसको आप नहीं समझेंगे तो हमेशा विकलांग बने रहोगे, इस बात को नहीं समझोगे, ठीक है ना। तो फाइनल क्या कंफर्म हुआ? हेडलाइंस की बात करें। हेडलाइंस में ये आया कि यदि एस और ई लंबवत, यदि एस और ई लंबवत तो फाई बराबर ई एस, इसको अधिकतम बोलेंगे, अधिकतम। और यदि एस और ई एक दूसरे के समांतर तो फाई 0। ये मुख्य समाचार है। यदि एस और ई लंबवत, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत है तो फ्लक्स का मान अधिकतम, और यदि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर है तो फ्लक्स का मान शून्य। ठीक है। अब इसका मात्रा और भी सूत्र देख लो जल्दी से। आई का मात्रा, आई बराबर होता है ई एस, इसका होता है न्यूटन कूलॉम -1 मीटर स्क्वायर। ई का क्या होता है? न्यूटन कूलॉम इन 10 मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -1, या आई बराबर ई एस, ये वोल्ट मीटर इनवर्स गुणे मीटर स्क्वायर, और वोल्ट गुणे मीटर। ध्यान देना, तीव्रता का मात्रक न्यूटन कूलॉम -1 भी होता है, अब वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। ई का वोल्ट मीटर इनवर्स है, ये मीटर, तो वोल्ट गुणे मीटर। सुनो, ये वोल्ट गुणे मीटर है, वोल्ट गुणे मीटर फ्लक्स का मात्रा। यदि वोल्ट मीटर कहा जाए तो एक यंत्र होता है जिससे विभवांतर मापा जाता है। यदि वोल्टा मीटर कह दिया जाए तो एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। आपको बता दें, वोल्ट इंटू मीटर अलग है, वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टा मीटर अलग है। वोल्ट इंटू मीटर यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रा, वोल्ट मीटर मीन्स विभवांतर मापने का यंत्र, अब वोल्टा मीटर एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है ना। अब फाई का विमीय सूत्र, फाई का विमीय सूत्र, फाई बराबर ई एस होता है, यम एल टी -3 a -1, और ये एल स्क्वायर यम एल क्यूब टी -3 a -1। ये तीव्रता का था, यम एल टी -3 a -1 तीव्रता का, या क्षेत्रफल एल स्क्वायर, तो ये हो गया। लास्ट में लिख देना फाई अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है ना। ये इतनी बात, तो ये विद्युत फ्लक्स की बात रही।
ठीक है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स के बारे में इतना आपने समझ लिया। क्या बताया हमने, विद्युत पृष्ठ से अभिलंबित में जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स, बाहर निकलने वाली धनात्मक, अंदर आने वाली ऋणात्मक, ठीक है। और यदि एक साइड से कितनी गुजरती है दूसरे साइड से कितनी बाहर निकलती है तो जीरो विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको, इसका थोड़ा हम शॉर्ट रिविजन कल थोड़ा सा करवा के और गास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझ ही लिए होंगे। और इसको आप आगे यदि गास थ्योरम जो है आगे आने वाले हर एक स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, 12वीं क्लास में फिजिक्स में यदि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए, किसी से आप पूछोगे भी तो गास थ्योरम जरूर बताएंगे। तो अगले टॉपिक में वही है, अगला लेक्चर गास थ्योरम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।